हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि अगर सीटेट को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए पीवाईक्यू की जो क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में मदद करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पेपर 1 के हैं। बट आपको जो है रिवीजन दोनों पेपर की करनी है, प्रैक्टिस दोनों पेपर से करना है। रीज़न ये है कि जो सीडीपी का सिलेबस है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सेम है। तो आपको दोनों पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 के पेपर 2 में पूछता है और पेपर 2 के जो है पेपर 1 में भी पूछ लेता है। तो एटलीस्ट आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला है क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जो है डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सा जो है यहाँ पर कथन करेक्ट नहीं दिया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला है कि जो है बच्चे विभिन्न दरों पर जो है विकसित होते हैं, यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंस रेट रहती है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, भिन्न भिन्न दरों में हो रहा होता है। सभी बच्चे का डेवलपमेंट आप ये नहीं कह सकते कि जो है एक साथ एक ही दर से होगा। कुछ बच्चे जो हैं बहुत जल्दी चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट चलते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। वो डिपेंड करता है उनको इन्वायरमेंट कैसा दिया गया है, कैसे उनकी केयर करी गई है, ठीक है। बट यहाँ पर हमको निगेटिव आंसर देना है, तो ये बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर राइट नहीं होगा। देखिए, विभिन्न दरों में विकसित होता है, लेकिन विभिन्न स्तरों में नहीं होता है। स्तर आपको जो है सेम है, चाहे आप इंडिया के हो, आप पाकिस्तान के हो, आप बैंगलोर के हो, किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के हो। बट आज जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो सेम रहेगा। आप पहले इन्फेंसी में जाओगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड में जाओगे, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाओगे, फिर जाके आप एडोलेसेंस में जाओगे, फिर एडल्टहुड होगे। ये आप जो है सीक्वेंस में ये सभी जगह रहेगा, लेकिन दर भिन्न भिन्न हो सकती है, कुछ पहले कुछ आगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अगला है विकास अपेक्षाकृत जो है क्रमिक होता है। ये भी बात सही है कि जो है क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डरली वे में होता है। अब ये नहीं है कि कल आप जो है 20 साल के हो चुके हो, बट अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी जिम्मेदारियां आ रही हैं, तो कल जो है आप 5 साल के हो जाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। अब इसमें जो है रिवर्स गियर गियर नहीं होता है कि आप जो है आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप पीछे आ जाओगे, ठीक है। अगला है जो है आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, या फिर विकास जो है निरंतर रूप से होता रहता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो जो है निरंतर रूप से होता है। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका जो है थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि आनुवंशिकता जो है विकास का एकमात्र जो है रीजन नहीं है, यानी हेरिडिटी जो है वो एकमात्र ये रीजन नहीं है कि डेवलपमेंट इसी से ही होगा। हाँ, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट दोनों होते हैं, तभी जाके 100% ग्रो हो पाता है, 100% डेवलपमेंट हो पाता है। तो एकमात्र ना तो इन्वायरमेंट हो सकता है, और ना पर्टिकुलर आप जो है हेरिडिटी पे फोकस कर सकते हैं कि सिर्फ हेरिडिटी की ही वजह से डेवलपमेंट बेहतर होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन है सेकंड, जिसमें पूछा है मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और जो है समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी कि आपका जो बुद्धि से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग जो हो गई, ये जो है किसके रूप में यानी किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ये यहाँ पर बताना था। तो पहला है शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या फिर नैतिक। तो जो भी हम चीज़ें जो याद करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, मेमोरी से रिलेटेड जो थिंकिंग हो गई, वो सब हम कहाँ से करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, यानी संज्ञान से। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहाँ से कर रहे हैं, दिमाग का अपने प्रयोग करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। मेमोरी कुछ याद करना हो गया, ठीक है, तो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो वहाँ से कैसे बाहर निकलना है। तो ये सारी जो कंडीशनें हैं ये कहाँ जो है किसको, यानी कहाँ से हम अप्लाई करके बाहर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन है, क्योंकि हम कॉग्निटिव का अपनी दिमाग का प्रयोग करके ही जो है
इसमें ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला, जिसमें पूछा है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आदर्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि रीजन ये है कि पूछ बोला इसमें केवल औपचारिक तरीके से ही हम जो है, जो हमारे कौशल हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा कल्चर है, कि हमको कैसे बात करनी है बड़ों से, कैसे हमको छोटों से अच्छे से बात करनी है, कैसे हमको कपड़े पहनने हैं, कौन से हमारे रीति रिवाज हैं, तो ये सब हम कहाँ से सीख रहे होते हैं? ये हम अपने घर से, अपने समाज से, जिस भी हम कल्चर में, जिस भी हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ से हम सीखते हैं, ठीक है? वहाँ से हम एक्वायर करते हैं। और ये औपचारिक रूप से ना होकर के अनौपचारिक रूप से होगा, क्योंकि आप कभी भी किसी भी टाइम जो है, आप घर में खाना खा रहे हो, तब आपने बहुत रूड होके बात कर दिया, तो माँ ने आपको समझाया ऐसे नहीं, ऐसे बात करते हैं। तो अब ये इसका कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं था कि हाँ, आपको इतने ही टाइम बस सीखना है, इसके बाद नहीं। अनौपचारिक रूप से होता है, कभी भी किसी भी टाइम आप कुछ भी सीख सकते हो। आपने कुछ गलत किया, आपके पेरेंट्स ने बताया कि यस ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, आपने वो सुधार लिया, आपको कुछ सीख मिली। तो इसका कोई पार्टिकुलर टाइम नहीं होता, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो और कुछ भी जो है ऑब्जर्व कर सकते हो अपने इन्वायरमेंट से। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर रीजन जो दिया गया है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो ये जो है एक बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो समाजीकरण यानी जो सोशलाइजेशन होता है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप रह करके इन्वायरमेंट में स्वाभाविक रूप से आराम से सीख लेते हो। तो ये यहाँ पर जो है सही है, एक रेखिक सीक्वेंस में जो है जो चलता है, क्योंकि ये नहीं है कि आप जो है इन्वायरमेंट में हो, हाँ, आपको लग रहा है कि यस मुझे अपने घर का कल्चर सीखना है या फिर मुझे जो रीत रिवाज हैं वो सीखने हैं। ऐसा नहीं, आप आराम से नॉर्मल तरीके से भी सीख लेते हो। तो ए सही है, यानी अदर्शन गलत है यहाँ पर, बट जो है रीज़न यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि ए सही, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। 1 मिनट, यहाँ पर जो आंसर आपका होगा वो यहाँ पर आपका 4 आंसर है, यानी कि ये यहाँ पर थोड़ा-सा डाउट था, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, यानी ए और आर दोनों गलत होंगे। एक सरल तो हो सकता है कि आप नॉर्मल तरीके से अपने घर में सीख रहे हो, अपने जो है कल्चर को अपने समाज से एक जो है ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। लेकिन एक रेखीय नहीं होता है, बल्कि एक वर्तुलाकार में। ये नहीं है कि सीक्वेंस में चलता जा रहा है कि हाँ, अब हमने बड़ों से बात करना सीख लिया है, तो अब हम अपने घर का कल्चर सीख लेते हैं, जो तीर तौर तरीके हैं वो सीख लेते हैं। तो ये सीक्वेंस में ना होकर के वर्तुलाकार में होता रहता है। बट यहाँ पर ये भी गलत है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। यानी यहाँ पर पूछा गया है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कि बच्चा कौन सी अवस्था में समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। तो संतुलन है, असंतुलन है, आत्मसातकरण है या फिर समंजन है, यानी एकोमोडेशन है। तो बात यहाँ पर जो हो रही है, समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है, यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था में। तो बच्चा देखिए यहाँ पर संतुलन तो होगा नहीं, असंतुलन ये भी नहीं होगा, आत्मसात करना या फिर जो है एकोमोडेशन यानी कि जो है असिमिलेशन होगा या फिर यहाँ पर अकोमोडेशन होगा, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए अकोमोडेशन जो होता है, जैसे कि आपका कोई प्रीवियस नॉलेज है और उसमें जैसे कि मान के चलिए कुछ गड़बड़ी हुई है, अब आपको गलत इन्फॉर्मेशन पता थी बट उससे रिलेटेड आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो आप उसको जो है उसमें थोड़ा सा हटाकर, यानी जो गलत इन्फॉर्मेशन थी उसको आप साइड करके और जो राइट इन्फॉर्मेशन है आप उसको ऐड कर दोगे, तो ये हो जाता है आपका अकोमोडेशन। लेकिन असिमिलेशन होता है आत्मसात करना, यानी जो आपका प्रियोश नॉलेज है और उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो बिल्कुल राइट है और पहले से जो आपको इंफॉर्मेशन थी वो भी बिल्कुल राइट है, तो आपने उसी में ऐड कर दिया, तो ये हो जाता है असिमिलेशन। बट यहाँ पर पूछा है कि किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करता रहता है, तो ये आपका हो जाएगा संतुलन, यानी कि ये संतुलन की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि जब तक उसको संतुलन यानी जो मतलब बैलेंस में नहीं आएगा तब तक वो खोज करेगा कि यस इसकी सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है, यानी कि
आपका यहाँ पर पूछा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो संवेदी गत्यात्मक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 से 2 वर्ष है अकॉर्डिंग टू पियाजे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये होता है आपका 11 से 15 वर्ष की उम्र में। प्री ऑपरेशनल स्टेज की उम्र है 2 से 7 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, ये जो है स्टेजेस बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? परिकल्पनात्मक पूछा है, यानी बच्चा जो है हाइपोथेटिकल थेटिकल डिडक्टिव जो है रीजनिंग उसमें आ जाती है, यानी कल्पना परे कल्पनाएं वो करना स्टार्ट कर देता है। जो चीजें उसके सामने नहीं भी हैं वो उनके बारे में भी तर्क बितर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्योंकि 11 से 15 वर्ष की उम्र में बच्चा जब होता है तो उन चीज़ों के भी बारे में वो तर्क बितर्क करना, कल्पनाएं करना, ठीक है, स्टार्ट कर देता है जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी हैं। मान के चलिए वो कभी ताजमहल गया या फिर नहीं भी गया है, बट उसने ताजमहल को कॉपी में देखा, किताब में देखा, और फिर वो बैठा हुआ है तो भी वो कल्पनाएं कर रहा है ताजमहल के बारे में। तो उसमें कल्पनाएं करना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, जो चीज़ें उसके सामने नहीं प्रेजेंट है वो उनके बारे में भी तर्क बितर्क करना शुरू कर देता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाएं क्रियाओं में और जो है ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं? यानी कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कौन सी ऐसी अवस्था में बच्चा जो है अनैच्छिक क्रियाओं से जो है ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है। तो यहाँ पर जो है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका जो है यहाँ पर बताना है। तो पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक, या फिर मूर्त संक्रियात्मक, या फिर आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, यानी अनैच्छिक से जो है ऐच्छिक क्रियाएं करना स्टार्ट करता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन है 7, जिसमें पूछा है हैंज दुविधा, यानी ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये कोहलबर्ग की थ्योरी से दिया गया है। और कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, कभी कभी पूछता है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला तो जीन पियाजे हो गए और दूसरे हैं कोहलबर्ग, क्योंकि कोहलबर्ग से भी जो है पूछा जाता है। मतलब कोहलबर्ग और जीन पियाजे इन दोनों ने क्या किया है, बच्चों का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन है हैंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय जो है गुरप्रीत कहता है कि हैंज को पैसा चुरा लेना चाहिए, क्योंकि यानी उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का जो है फैसला व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? यानी ये जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट पे आधारित है, और उसमें क्या सही और क्या गलत में बच्चा जो है फ़र्क करता है अपने अकॉर्डिंग जो है एज के अनुसार, और जो है फिर उत्तर देता है। तो इसमें जो है बताया गया कि बच्चा जिस स्तर पर होता है तो उसकी सोचने समझने और तर्क करने की जो शक्ति है, जो डिसीजन लेने की जो शक्ति है, वो अलग अलग डिफरेंस होती है हर स्तर में। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि उसको पैसा हैंज को चुरा लेना चाहिए था क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो पहला है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बात नहीं हुई है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, नहीं तो उसको दंड मिलता, पनिशमेंट दिया जाता। यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता है, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो अच्छा गुड बॉय गुड गर्ल की यहाँ पर बात नहीं हो रही। कानून और व्यवस्था, तो अगर कानून की बात होती तो बच्चा कहता चोरी नहीं करनी चाहिए थी, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ये बोल रहा है कि उनको चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है, यानी उसकी नीड है ये, उसको चोरी कर लेनी चाहिए थी। यहाँ पर राइट आंसर जो है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता है, बच्चा सेकंड स्टेज पर है, यहाँ पर राइट आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है? यानी कि वाइगोस्की की जो थ्योरी है, जो उन्होंने जो थ्योरी दी हुई है, उसको किस प्रकार का है जो है सिद्धांत माना जाता है? तो वाइगोस्की की जो थ्योरी का नाम है सोशल कल्चर अप्रोच, यानी इनकी थ्योरी पूरी समाज पर आधारित है।
तो पहला है मनोविश्लेषणात्मक, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक, या फिर व्यवहार, या फिर सूचना जो है प्रसंस्करण। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन है कि सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी जो है वो पूरी समाज पर, समाज के तौर तरीके पर, कल्चर पर, लैंग्वेज पे, इसी पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। यानी पूछा गया है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कि बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता यानी कि अप्रिशिएट किया जाता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा, प्रतियोगिता, भाषा, या फिर जो है अनुवांशिक विन्यास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा प्रतियोगिता भी नहीं होगा, क्योंकि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में कंपटीशन को महत्वपूर्ण नहीं माना। यहाँ पर जो होगा वो आपका लैंग्वेज होगा, क्योंकि लैंग्वेज यानी हम भाषा के ही माध्यम से जो है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को जो है किसके माध्यम से सुगमता दी जाती, तो लैंग्वेज के माध्यम से। आज हम कुछ भी सीख रहे हैं तो हम लैंग्वेज के ही माध्यम से सीख रहे हैं। हम किसी से बात करते हैं तो वो भी लैंग्वेज है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं, या फिर हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, या फिर हम आज आज जो है सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे हैं, तो वो क्या है, किसी न किसी लैंग्वेज में ही हम देख रहे हैं। अगर हम दो या फिर बहुत सारे लोग एक दूसरे से अगर जुड़े हुए भी हैं, तो किसी न किसी लैंग्वेज में ही, क्योंकि अगर हम किसी थर्ड पर्सन से या सेकंड पर्सन से बात करेंगे तो किसी न किसी लैंग्वेज में ही करेंगे। बिना लैंग्वेज में बात किए तो वो मेरी फीलिंग नहीं समझ सकता, ना तो हम उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं। तो लैंग्वेज के ही माध्यम से जो है ये इसको सुगमता प्रदान हो सकती है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, क्योंकि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। उन्होंने जो है लैंग्वेज को एक टूल के रूप में प्रयोग किया, एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया। तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। यानी कि जो एजुकेशन है उसको चाइल्ड सेंटर्ड बनाने के लिए क्या जो है चेंजमेंट करना जरूरी होगा। तो पहला है रचनात्मक जो है मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन की ओर, यानी कि जो क्रिएटिव जो है मूल्यांकन होते हैं, यानी बच्चा कुछ बना रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, उस पर आप ध्यान ना दे करके कि बच्चा कितने नंबर लेकर आ रहा है, पास हो रहा है या फेल हो रहा है, आप इस पर ध्यान दोगे तो ये बाल केंद्रित नहीं बनेगा। कंठस्थ स्मरण से जो है क्रिया आधारित अधिगम की ओर हो सकता है। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर ये नहीं होगा आपका, क्योंकि आप खोज करेगा बच्चा तो उसमें बच्चा एक्टिव होगा, उसका दिमाग डेवलप होगा। बट व्याख्यान की तरफ ले जाओगे तो बच्चा निष्क्रिय रहेगा, क्योंकि जब व्याख्यान हो रहा होता है, जहाँ पर लेक्चर दे रहे होते हैं टीचर, तो वहाँ पर टीचर तो एक्टिव होता है, बट वहाँ पर बच्चा एक्टिव नहीं होता है। हो सकता है टीचर लेक्चर ही देता रहे, बच्चा एक नींद भी कंप्लीट कर ले। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर ले जाओगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं करोगे। जब क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे 30 प्रकार के हैं, तो सभी के लिए आप एक जैसा करिकुलम जो है फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है कि कंठस्थ स्मरण से आप क्रिया आधारित जो है अधिगम की तरफ ले जाओगे, यानी आप रोट मेमोराइजेशन की से लेकर आप एक्टिविटी की तरफ ले जा रहे हो कि हाँ बच्चा रोट जो है रटे नहीं, उसकी लर्निंग मीनिंगफुल हो पाए। और मीनिंगफुल लर्निंग को जो है एनसीईएफ 2005 भी अप्रिशिएट करता है कि बच्चा रटे नहीं बल्कि वो मीनिंगफुल लर्निंग करे, वो जो पढ़े जो सीखे वो अपनी लाइफ में भी प्रयोग कर पाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन 11, जिसमें पूछा है हार्वर्ड गार्नर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, यानी हार्वर्ड गार्नर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंट, और इन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी हुई है। आपको जो है 8 प्रकार की बुद्धि पढ़ के जानी है, इससे ज़्यादा पढ़नी नहीं है, क्योंकि सीटेट ने वेरीफाई किया हुआ है एनसीईआरटी को, और एनसीईआरटी में 8 प्रकार की ही बुद्धि गिवन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, यानी तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है, ये जो है हार्वर्ड गार्डनर ने बोला, तो ये नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी एक बुद्धि को अप्रिशिएट नहीं किया। दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है, ये भी नहीं होगा कि आप दूसरे की भावनाओं को अगर समझ रहे हो तो आप में क्या है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर संगीतीय नहीं होगा। अगर संगीतीय है तो आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा।
बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, जो है सृजनात्मक और व्यवहारिक। ये नहीं होगा क्योंकि इन्होंने जो है पार्टिकुलर 3 जो है प्रकार की बुद्धि को फोकस नहीं किया। हार्वर्ड गardner ये कहते हैं कि बुद्धि मल्टीपल वे में हो सकती है, मल्टीपल प्रकार की है, यानी बुद्धि कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के भिन्न भिन्न स्तर निहित करता है। बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि जो है हार्वर्ड गardner का ये मानना है कि कोई बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, किसी को डांसिंग में हो सकता है, किसी को जो है डॉक्टर बनना होगा, किसी को टीचर बनना होगा, किसी को जो है अपनी अपनी जो है चॉइस है और अपनी बुद्धि जिस मतलब जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी प्रकार की बुद्धि पाई जा रही है, बच्चा उसी फील्ड में अपना ग्रो करेगा। तो मल्टीपल जो है बुद्धियां पाई जाती हैं, कोई एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आदर्शन और रीजन का दिया गया है, जिसमें कहा है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि एक अध्यापक को, यानी एज अ टीचर के रूप में आप बच्चों को अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है आप उसको मौखिक रूप से क्लास में बताइए, या फिर आपस में डिस्कस करिए, ग्रुप में जो है डिस्कस करिए। तो आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे में क्या होगा, थर्ड पर्सन भी सुनेगा, समझेगा बच्चा कि हाँ इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका रीजन जो दिया गया कि निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि निजी वाक जो होता है ये जो है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुसाधित करता है, एक डायरेक्शन दे रहा है, एक दिशा दे रहा है। ये कौन कहता है? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। क्योंकि वाइगोस्की का ये मानना है कि जब निज वाक का मतलब होता है प्राइवेट स्पीच, तो वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इन्होंने 3 प्रकार के जो है स्पीच बताई हुए हैं, इनर स्पीच, साइलेंट स्पीच और आपका प्राइवेट स्पीच, जिसमें से इन्होंने प्राइवेट स्पीच को ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इनका मानना ये था कि जो प्राइवेट स्पीच है, अगर बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा है किसी भी एक्टिविटी के दौरान, किसी भी लर्निंग के दौरान, तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बच्चा खुद को एक डायरेक्शन दे रहा है, एक दिशा दे रहा है। जैसे कि आपको पेपर मिला, अब पेपर में आप देखोगे तो धीरे धीरे पढ़ रहे हो, अच्छा इसमें ये था, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद को पढ़ रहे हो, मतलब खुद से धीरे धीरे बोल रहे हो, तो ये आप खुद को एक खुद के माइंड को जो है आप सुसाधित कर रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो, एक दिशा दे रहे हो, ठीक है, मतलब एक एकत्रित कर रहे हो। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, आपका जो एग्जाम हुआ है आई थिंक ठंडी में हुआ था 2023 में, ठीक है, उसमें हुआ था। उसमें पूछा गया था कि यही क्वेश्चन सेम उठा करके दे दिया गया था। तो उसमें जो है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछा गया था, वहाँ पर बहुत लोगों ने गलत किया था कि जो है बच्चा जो प्राइवेट स्पीच करता है तो अपने संज्ञान को सुसाधित कर रहा है, वहाँ पर दे दिया गया था एकत्रित करना, और बहुत लोगों के द्वारा वो आंसर गलत भी हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर सीटेट दे सकता है, वो फुल उनको छूट है, बट क्या करना है आपको, अपना कंटेंट कंप्लीट रखना है। देखिए कंटेंट कंप्लीट है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं आप कर लोगे, लेकिन अगर आप रट के बैठे हुए हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना रहता है, आती हुई चीज़ें गलत हो रही होती हैं, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गड़बड़ होगी, क्योंकि एज अ वैसे ही क्वेश्चन छपे हुए नहीं मिलते हैं। हाँ, बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाते हैं सीटेट में, प्रीवियस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, बट 100% रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घुमाता है, सीटेड लैंग्वेज बहुत घुमाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर दोनों आंसर सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए ए सही है बट आर गलत है, ये आपका होगा नहीं, और ए आर दोनों गलत हैं, ये भी आपका हो नहीं सकता, व्याख्या नहीं करता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 13 क्वेश्चन में पूछा है, 13 क्वेश्चन जो है आपका इसमें पूछा है, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधित रूढ़ि जो है बद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है, यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है उसको जो है कैसे प्रभावहीन, यानी उसको कैसे जो है अप्रिशिएट ना करे। तो यह सुनिश्चित करिए कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ जो है बैडमिंटन
खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल, तो इसमें तो जेंडर जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है उसको अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि डिवाइड कर रही हैं कि लड़कियां बैडमिंटन खेल लेंगे और लड़के जो है वो फुटबॉल खेलेंगे। तो ये राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह सुनिश्चित करें कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और जो है उनकी मदद करने के अवसर मिले। तो इसमें पार्टिकुलर गर्ल्स पे फोकस किया जा रहा है कि खाली जो है गर्ल्स ही करें। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़के की सहायता जो है ली जाती, तो ये भी नहीं होगा। फर्नीचर में की जो है सिर्फ बॉयज ही हेल्प करें, तो यहाँ पर भी है जो है पार्टिकुलर एक ही को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी जो है जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है उसको बढ़ावा मिल रहा है। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना बिल्कुल करेक्ट है। सभी जेंडरों को यानी गर्ल्स भी होंगे, बॉयज भी होंगे, सभी को उसमें आप इंक्लूड करोगे। जो नृत्य है, जो पाक कला यानी जो खाना बनाने का जो प्रोग्राम होता है, जो डांसिंग हो गया, अब उसमें सभी को आप जो है ऐड कर रहे हो। गर्ल्स है, बॉयज़ है, कोई मैटर नहीं करता, जिसका भी इंटरेस्ट है वो इंक्लूड हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जो इस जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है समाज में कि लड़कियाँ ये काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, लड़कियाँ लेट नाइट घर नहीं आ सकती, लड़कियाँ लाउड हँस नहीं सकती, लड़कों को फुल आज़ादी है, लड़के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो समाज में स्टीरियोटाइप बना हुआ है इसको जो है क्रैक करना है। यहाँ पर आप सभी को एक समान मान रहे हो, क्योंकि जहाँ पर भी आप एक पक्ष को नकारोगे या एक पक्ष से दूसरे पक्ष का कंपेयर करोगे, तो वहाँ पर स्टीरियोटाइप को आप बढ़ा रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर किसी एक पक्ष को नकारा भी नहीं जा रहा है और ना किसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, यहाँ पर दोनों को बराबर का मौका दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है कम किया जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रभावहीन बनाना था, तो यही होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु जो है प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। यानी बच्चों में आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप किसको बढ़ावा दोगे, ये यहाँ पर बताना था। तो विषय वस्तु का कंठस्थीकरण करना, या फिर अध्यापक के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, या फिर विविध जानकारियों की जो है पुष्टि करने हेतु, या फिर किसी समस्या पर जो है अपसारी चिंतन करना। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बात हुई है अवलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को आप डेवलप करना चाहते हो, अप्रिशिएट करना चाह रहे हो। तो विषय वस्तु का कंठस्थीकरण ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आप विषय वस्तु को कंठस्थ करोगे, रटोगे, तो उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि आप एज इट इज वैसे ही रट रहे हो। अध्यापिका का निष्क्रिय अनुसरण करना, यानी आप अपने टीचर को जो है निष्क्रिय रूप से बस फॉलो करते जा रहे हो, आंख बंद करके, ये नहीं देख रहे हो क्या सही है और क्या गलत है। तो ये इसमें भी आप में कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपका कहाँ है? टीचर के हाथ में। टीचर जैसे चाह रहा है आप वैसे मूव कर रहे हो, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु बिल्कुल सही है। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करने हेतु यानी डाइवर्जन थिंकिंग डेवलप होगी किसी भी प्रॉब्लम में, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो है 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो डेवलप होगी वो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 15। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? यानी कि एक जो संरचनावादी क्लासरूम है, यानी कि जिसमें जो है बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होंगे, तो ऐसी क्लासरूम में जो है अध्यापिका यानी एज अ टीचर किस पर फोकस करेगा? तो रचनात्मक मूल्यांकन है, या फिर मानकीकृत मूल्यांकन है, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन है, या फिर योगात्मक। तो योगात्मक नहीं होगा, क्योंकि योगात्मक में जो होता है वो ग्रेड दिए जाते हैं, नंबर दिए जा रहे होते हैं। मानक जो संदर्भित मूल्यांकन ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन में क्या है, टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव होंगे और दोनों एक दूसरे की मदद करके सीख रहे होंगे, कुछ बना रहे होंगे, कुछ क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया आप लोगों के साथ। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। कल हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे, यानी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कल जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे पूरे 30। तो आज के लिए इतना ही। 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, बाकी क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा।
क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। ये 3 बजे क्लास होती है तो आप इसको डेली ज्वाइन करें। 5 बजे जो क्लास होती है वहाँ पर हम लोग सोशल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।